नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, वो एक गंभीर एवं चिंताजनक विषय है और आपने इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी रिसर्च, इवन भारत सरकार ने यहाँ तक इस पर बहुत सारी कमिटीज़ गठित कर रखी है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि सामाजिक रीति-रिवाज कैसे गरीबी के दुष्चक्र को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों गरीबी जो है उसके बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं, उसके बहुत सारे आर्थिक कारण होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में केवल हम जो है इसके सामाजिक कारणों पर बात करेंगे कि किस तरह की हमारे समाज की संरचना है जिसकी वजह से जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब बनता जाता है और अमीर व्यक्ति अमीर होता जाता है। और जब एक व्यक्ति अगर गरीबी से बाहर निकलना चाहिए तो कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसकी वजह से उससे निकल नहीं पाता और उसी गरीबी के दुष्चक्र में फंस करके रह जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए जो है कड़ी मेहनत से जो है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठे किए और जैसे ही उसकी इच्छा है कि मेरा जो बच्चा है वो बाहर जाए और कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़े, आईआईटी करे, आईएएस की तैयारी करे, आरएएस की तैयारी करे, उसकी इच्छा होती है कि उसका बेटा पढ़े। लेकिन जैसे ही बेटा बाहर पढ़ने गया तो पीछे से उसके दादाजी का मान लीजिए निधन हो गया। तो जो जो पैसे उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने इकट्ठे किए थे, वही पैसे अब उन घर वालों को मृत्यु भोज पर खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जो है कुछ संरचनाएं ऐसी हैं, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिसको आदमी चाहे या ना चाहे उसको सामाजिक दबाव के अंदर उसको स्वीकार करनी ही पड़ती हैं। और जब बच्चे की शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा के पैसे को ऐसी कुप्रथाओं में खर्च किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका विकास नहीं होगा और विकास नहीं होगा तो उसकी भी हालात वही होंगे जो उसके पिता के हुए थे, यानी कि वो भी गरीबी के दुष्चक्र में फंस करके रह जाएगा। दोस्तों दूसरे हमारे समाज का पीछे रहने का कारण ये है कि अंधविश्वास। हमारे समाज में अंधविश्वास ने हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरह से जकड़ रखा है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर उससे बाहर निकलना चाहिए तो भी नहीं निकल सकता। मान लीजिए कि अब भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये सोच है कि अगर जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा और उस पुत्र की प्राप्ति की जिद में जो है वो अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। और पुत्र प्राप्ति की जिद में घर में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो न तो उनका ठीक तरीके से भरण पोषण हो पाता है और न ही उनकी ठीक तरीके से शिक्षा हो पाती है। और जब मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा है, अगर वो पैदा होता है तो 5 साल तक तो उसका वैसा भी खर्चा नहीं होता है और जब वो 5 साल के बाद हो जाता है तो उसको नेकर पहनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो नेकर पहनने लग जाता है तो घर वालों को लग जाता है कि समझदार हो गया, अब इसको कमाना चाहिए। और जब वो कमाने लग जाता है तो घर वालों को ये लगता है कि अब ये बड़ा हो गया, इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है और वो कम उम्र में शादी होने की वजह से वो भी वही कार्य करता है जो कि उसके पिता ने किया था, यानी कि वो भी बच्चे पैदा करने में लग जाता है। और जैसे जैसे वो बाल विवाह में जल्दी होगा तो उसके बच्चे भी जल्दी पैदा होंगे और जल्दी पैदा होंगे तो उनके माता पिता के जो स्वास्थ्य हैं उस पर भी गहरा असर पड़ेगा और न तो बच्चों की भरण पोषण ठीक से हो पाएगा और न माता पिता की जिंदगी ठीक से हो पाएगी। तो दोस्तों ये जो अंधविश्वास हमारे समाज को जकड़ रखा है, इससे हम जब तक मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते। दोस्तों एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण नहीं है, गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। चाहे आप सरकारी स्कूल के दरवाजे की घंटी या फिर किसी गरीब के दरवाजे की घंटी बजा करके देख लीजिए, आपको उसमें से बच्चे ही बच्चे बाहर निकलते आएंगे। तो दोस्तों जब इतने बच्चे होंगे या फिर इतनी जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधन तो सीमित हैं, तो उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा। दोस्तों हमारे समाज के पीछे रहने का तीसरा कारण ये है कि हमारे समाज में सामाजिक बहिष्कार बहुत है। हम थोड़ी थोड़ी बातों पर भेदभाव करते हैं, लड़का लड़की के बीच भेदभाव करते हैं, वर्ण के आधार पर भेदभाव करते हैं। दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी मानना है कि लड़की जो है उसको बाहर कमाना नहीं चाहिए, लड़की घर की इज्जत होती है और लड़की को घर की इज्जत बता बता के घर बिठा दिया जाता है। बूढ़े काम नहीं कर सकते, बच्चे कमा नहीं सकते, औरतों को बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो जब हमारे देश की 48.14% महिलाएं हैं और उनको अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न के बराबर होगा, और ये जो दोस्तों हमारी मानसिकता है ये हमारे समाज में निर्भर लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और काम करने वालों को रोका जा रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए सामाजिक बहिष्कार का एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए कोई दलित बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है और पढ़ लिख करके अपने समाज के लिए या फिर देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही स्कूल में जाएगा वहाँ उसके साथ भेदभाव स्टार्ट होगा। वो 2-4 दिन स्कूल जाएगा, उससे ऐसे ऐसे कार्य करवाए जाएंगे जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ पाएगा, उसके साथ भेदभाव किए जाएंगे, जो कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में हुआ। तो बच्चे को लगेगा कि मैं किस दुनिया में आ गया, मैं तो वहीं घर पे ही सही था, और उस बच्चे का जो है वो शिक्षा के प्रति विश्वास उठ जाएगा और वापस उसी समाज में चला जाएगा और उसकी भी वही दुर्गति होगी जो कि उसके समाज के लोगों की पहले ही कर रखी है सामाजिक बहिष्कार की वजह से। दोस्तों सामाजिक बहिष्कार का तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सामाजिक ऋणग्रस्तता की, कि कैसे ब्याज ने, कैसे
जो लोन है उसने हमारे किसानों का या हमारे गरीबों का कैसा गला जकड़ के रखा है। दोस्तों मान लीजिए कोई भी बैंक है तो वो किस आधार पर लोन देता है कि जब भी उसका लोन जाएगा तो उसका प्रॉफिट जो है उसको सब टाइम से वापस आएगा। तो किसान जो है उसकी एक दिक्कत है कि उसकी जो खेती है उसमें उत्पादकता निश्चित नहीं है। किसी समय बारिश आती है, किसी समय ओले गिरते हैं तो उसकी उत्पादकता नहीं है। तो कोई भी बैंक, कोई भी वित्तीय संस्था जो है उनको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देती। तो उनको मजबूरी में जो है साहूकारों के पास या महाजनों के पास जाना पड़ता है। और वहाँ जब वो साहूकार और महाजनों के पास जाते हैं तो उनसे जब लोन लेते हैं तो उनको दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना जो है वो दाम उनसे लगाया जाता है। दोस्तों वो उसी जाल में फंस करके रह जाते हैं। दोस्तों हम आज 21वीं सदी में रह रहे हैं और अभी हाल ही में हमारे देश में 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता वही हड़प्पा सभ्यता टाइप की है। तो दोस्तों हमें इसी मानसिकता के खिलाफ बोलना है और हमें इसी मानसिकता को दूर करना है। अगर हम लोग सभी मिलकर के इस सामाजिक कुरीतियों का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें जरूर लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो समाज में दिखाई भी देगा। तो दोस्तों आपका और मेरा जो है वो इतना ही योगदान है कि हम सब मिलकर के इस देश की समृद्धि और विकास के लिए थोड़ा सा अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।